चलिए भाई। आज प्यारा सा टॉपिक है हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, हम फटाफट 15 मिनट में सारे शॉर्टकट सारे कॉन्सेप्ट हम खत्म कर देंगे। ठीक है। ठीक है, चलो शुरू किया जाए। हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ ली, हमने आइसोमेरिज्म पढ़ लिया। आज हम पढ़ने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, आज आपके हर चीज जो भी शॉर्टकट है वो सब क्लियर हो जाएंगे। चलिए, यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। अब होता है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसने डिफाइन, आपने पढ़ा होगा पॉलिंग एंड स्लेटर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखिए क्या होता है कि लीगेंड का काम क्या है। लीगेंड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं किसको, सेंट्रल मेटल को, थ्रू कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट को। तो मेटल की क्या जिम्मेदारी है कि उसको वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कराना, क्योंकि जब लीगेंड इलेक्ट्रॉन देने जाएगा तो उसको क्या चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये मेटल की जिम्मेदारी है कि उसको वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करे। अब होगा क्या, जब वो क्या होंगे, जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे किसको, सेंट्रल मेटल एटम। फिर क्या हुआ है, और जो सेंट्रल एटम है वो क्या यूज करता है भाई, दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। सेंट्रल एटम यूज क्या लिखा है भाई, क्या यूज करता है, सेंट्रल एटम यूज एनएस, एनपी, n-1 डी और एनडी, इन दोनों में से हो सकता है कोई एक यूज हो। कब कौन सा यूज होगा ये आप भी आगे देखेंगे। हमको पता है या तो दो टाइप के लिगेंड आप पढ़े, या तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या तो वीक फील्ड लिगेंड। तो जनरली हमने देखा गया है कि जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यूज होता है तो 3D यूज होता है। 3D का मतलब अगर 4s यूज हो रहा है, 4p यूज हो रहा है तो 3D यूज होगा, क्योंकि ये वाला यूज होगा। क्योंकि होता क्या है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं भाई, ये 3D के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या करते हैं, फोर्स टू पेयर अप, क्या करते हैं, पेयर अप करा देते हैं। तो ये अपना 3D वाला जो ऑर्बिटल है वो खाली हो जाता है। तो जब ये खाली मिलेगा तब ये n-1 डी यूज होगा, अदरवाइज इसको हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। जब एन डी यूज होगा तो इसको हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। तो जब यूज करेगा तो उसके लिए क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन देगा और गिव्स वेरियस ज्योमेट्री। तो ये आपको डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन के फॉर्म में मिलेंगे और अलग अलग ज्योमेट्री मिलेगी। अब जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम पैरा बोलते हैं, जिसके पास अनपेयर्ड नहीं है उसको हम डाया बोलते हैं। और उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का ये फार्मूला √n+2 आपने पढ़ा होगा, जिसको हम बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एन क्या है आपका, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस फार्मूले से आप फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आप याद कर, या तो NS, NP, n-1 डी, ND में से कुछ यूज हो, इन दोनों में से कोई एक यूज होगा, ये या ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर दिया हुआ है। ठीक है, हमको पता है या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा। आपको पता है अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन तो पता है आपका क्या होगा, sp होता है। कॉम्प्लेक्स क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का क्या पढ़, यही पढ़ा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स ही है कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का, जिसको हम बोलते हैं कि इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, लीनियर होगी। sp है तो लीनियर ही होगी, आपको पता है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 4 में दो टाइप के यूज होते हैं, या तो sp3 होगा या तो dsp2 होगा। sp3 कब होगा, कब dsp2 होगा, वो भी आगे देख। sp3 का मतलब एक एस और तीन पी यूज हुआ, मतलब तीन पी का मतलब तीनों पी इन्वॉल्व है, px, py और pz, और एक एस ऑर्बिटल इन्वॉल्व, यहाँ पे लिखा हुआ। अगर dsp2 है, dsp2 में एक डी इन्वॉल्व है, एक एस और दो पी का मतलब एनी टू पी, px py भी हो सकता है, py pz भी हो सकता है, या px pz भी हो सकता है, s भी हो सकता है। और डी पहले है तो dx स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे डी क्या है, कौन सा इन्वॉल्व है, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर आपको भूल याद रखना हो कि जिस जिस हाइब्रिडाइजेशन में डी पहले आएगा, जिस हाइब्रिडाइजेशन में डी पहले होगा वहां पे इन्वॉल्व होगा dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसे याद रख लो। ठीक है, और जिसमें डी बाद में एक डी है तो वो dz स्क्वायर इन्वॉल्व होता है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा क्या होता है भाई, sp3, और sp3 की ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल। इसके एग्जांपल देखेंगे, कब टेट्राहेड्रल होगा, कब स्क्वायर प्लानर होगा, क्या होगा, ये आगे टॉपिक। dsp2 भी हो सकता है, ये स्क्वायर प्लानर होते हैं ज्योमेट्री इनकी, एक डी है, ये आपने पढ़ा। फिर आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में दो टाइप की, या तो sp3d होगा या dsp3 होगा। तो यहाँ पे जो है कोऑर्डिनेशन में
जो sp3d होता है वो स्क्वायर पिरामिडल होता है, इसको आप याद रखें। क्या होता है? स्क्वायर पिरामिडल। और जिसका हाइड्रेशन dsp3 होता है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हो ना, एक ही पढ़ते हो sp3d, वहां क्या पढ़ते हो? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ये ऐसे याद रखना, जिसका डी पहले है, जिसमें डी पहले है वहां पे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, और जिसमें डी बाद में है वो डी जेड स्क्वायर है। ठीक है। और अगर डी एस पी थ्री डी है तो स्क्वायर पिरामिडल है, और डी एस पी थ्री है तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यहाँ नहीं लिखा है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी दो ही यूज होंगे, या तो sp3d2 यूज होता है, या तो d2sp3। अब तो यहाँ दोनों डी इन्वॉल्व हो गए ना, यहाँ तो कोई लफड़ा ही नहीं है। दोनों डी है, मतलब डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी है और डी जेड स्क्वायर भी है, दोनों का सेम सेम। एक एस तीन पी और दो डी, मतलब एक एस का मतलब एस, तीन पी का मतलब पी एक्स पी वाई पी जेड, तो दोनों का सिमिलर है। और दोनों की ज्योमेट्री क्या होती है भाई? दोनों की ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है। क्या होती है दोनों की ज्योमेट्री? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। और दोनों में इन्वॉल्व क्या है भाई? एक एस पी एक्स पी वाई पी जेड, और दोनों डी इन्वॉल्व है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का हो गया। ठीक है। चलो अब आते हैं आगे। अभी हम सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं, सारी चीजें हम उसको हमें याद रखना है कब क्या होता है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का मतलब ये सारी चीजें आपको याद, सारे शॉर्टकट बताओ कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना, अदरवाइज टाइम लग जाएगा, आपका सवाल नहीं होगा। हमने पढ़ा दो टाइप के लिगेंड, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आप पढ़ते हो और एक वीक फील्ड लिगेंड पढ़ते हो। ठीक। जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में जनरली इन्वॉल्व कौन होता है? एनएस। मैं किसकी बात कर रहा हूँ अभी? अभी बात किसकी चल रही है? यहाँ लिखा हुआ, ये जो लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए लिखा हुआ है। ठीक है। चलो आते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में जनरली एनएस, एनपी, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में n-1 यूज होता है। देखो याद तो है, देखो जिसमें n-1 डी इन्वॉल्व होगा, देखो उसमें डी पहले होगा, dsp2, dsp3, d2sp3। मतलब जिसमें n-1 डी इन्वॉल्व होगा, इसका मतलब उसका इनर वाला डी खाली है, तभी तो n-1 डी यूज हो रहा है। इसका मतलब है कि वो होते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जनरली होते हैं, और उसको हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ठीक है। वीक फील्ड लिगेंड क्या होता है? वीक फील्ड लिगेंड अगर रहा तो जनरली हमें एनएस यूज होता है, एनपी यूज होता है और एनडी यूज होता है, जनरली यही यूज होते हैं। ठीक है। तो उसमें हाइड्रेशन देखो क्या आता है? sp3 आता है, sp3d आता है, sp3d2 आता है। जनरली ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब इसका इनर डी खाली नहीं होता, हमें आउटर वाला 4d लेना होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या इसको हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ठीक है। जब n-1 डी यूज होता है तो क्या बोलते हैं उसको? डीएस, डी पहले आ जाता है। ठीक है। अब आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे। हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कुछ ऐसी चीजें जैसे D1 है, D2 है, D3 है, ये ऑलवेज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। हम इसमें कुछ देखना है नहीं, लिगेंड वगैरह कुछ देखना ही नहीं। और एक बात ये भी याद रखो, ये जो स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगेंड देख रहे हो सिर्फ 3D सीरीज के लिए। अगर वो जो सेंट्रल मेटल एटम है वो 3D सीरीज का, उसके लिए स्ट्रॉन्ग और वीक का काम करे। जैसे आप 4D 5D पे जाओगे, सारे स्ट्रॉन्ग की तरह काम करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हम नीचे जाते हैं क्या होता है? जेड इफेक्टिव बढ़ता है डी ब्लॉक में, अट्रैक्शन बढ़ जाता है, जब अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो पेयरिंग करा देगा। इसलिए सारा मसला 3D का है, याद रखना। ये सब जो स्ट्रांग और वीक देखा जाएगा लीगेंड, वो सिर्फ 3D सीरीज के एलिमेंट के लिए, बाकी 4D 5D के लिए सब स्ट्रांग टाइप, क्योंकि जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा होता है, तो इसको भी याद रखें। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, जब आप कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे जाते हैं तो अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा रहा, D1 D2 D3, देखो D5 ऐसा होता है। अगर D1 रहा, मान लो D1 रहा तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो D तो पूरा खाली पड़ा है, तो इनर वाला तो हमें खाली ही मिल रहा है ना, हमें दो चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में D2 चाहिए ना, हमें तो D2 तो खाली ही मिल रहा है। अगर D1, अगर दो इलेक्ट्रॉन तो भी ये खाली पड़ा हुआ है, अगर D3 रहा तो भी ये खाली मिला है। इसका मतलब ये है कि D1 D2 D3 ऑलवेज क्या होते हैं? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यहाँ लिगेंड देखना ही नहीं, क्या होते हैं? ऑलवेज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सारा मसला ये सब किसके लिए है? इसके लिए है, डी इनके लिए, इन चारों के लिए, D4 D5 D6 और D7। जैसे ही आपका D8 आए,
D8 D9 D10 ये ऑलवेज 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 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। D8 का मतलब जिसके सेंट्रल मेटल का कॉन्फ़िगरेशन D8 है, समझे? और जिसके सेंट्रल मेटल का कॉन्फ़िगरेशन D9 आएगा मतलब वो पॉजिटिव चार्ज हटा उठा के जो बचा हुआ। और अगर D10 है तो वो भी क्या है, ऑलवेज आउटर होगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? जैसे D8 रहा, हमारा D8 रहा तो मैं D8 कैसे भरूंगा? ये 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। तो इसमें अगर मैं पेयरिंग करा भी दूंगा तो भी कोई फायदा नहीं, एक ही खाली मिलेगा, इससे हमें कुछ नहीं होने वाला। इसका मतलब अगर D9 रहा तो एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा इधर, ठीक। इसीलिए कोई मसला ही नहीं। D9 में क्या होगा, ऐसा दिखेगा। अब इसकी पेयरिंग तो पॉसिबल ही नहीं है, पेयरिंग कहाँ कराओगे, हो ही नहीं पाएगी। D10 रहा तो पूरा ही भर जाएगा, तो खाली ही नहीं रहेगा। इसका मतलब हमें कहाँ जाना पड़ेगा, आउटर में। तो क्या समझ में आया? अगर D1 D2 D3 है ऑलवेज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और D8 D9 D10 है तो ऑलवेज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, वहां लिगेंड देखना ही नहीं है, समझ गए? चलो, सारा मसला इसका है सिर्फ D4 D5 D6 और D7, ये चार। इनमें अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहा, सपोज करो D4 था, अगर D4 रहा होगा तो कैसा रहा होगा भाई? अगर D4 रहा होगा तो कैसा रहा होगा, तो देखो ऐसे, 1 2 3 4, ये ना D4 रहा होगा। और अगर कॉम्प्लेक्स किस वाला, केस वाला स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्या करते हैं, उठा के जम करवा दो पेयरिंग, तो हमारा ये दोनों क्या मिल जाएगा? जब ये पेयर हो जाएगा तो हमारा दो खाली हो जाएगा, मतलब हमारा इनर वाला खाली हो गया ना। N-1D मतलब 3D खाली है, इसीलिए इसमें पेयरिंग हो जाएगी। अगर D5 लोगे तो एक उठा के और जम करवा दो। D6 लोगे तो एक पहले से पेयर हो जाएगा, इन दोनों को इसमें पेयर करवा दो, समझ गए? तो जब D4 D5 D6 और D7 रहा, यहीं पे स्ट्रॉन्ग और वीक का मसला आएगा। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहा तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, और अगर वीक फील्ड लिगेंड रहा तो पेयरिंग नहीं करा पाएंगे। इसका मतलब वो आउटर वाला ही यूज करना पड़ेगा, sp3d2, समझ गए? ये समझे? चलो आगे बढ़े, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वही था शॉर्टकट जो मैंने बताया है, अब उस शॉर्टकट को हम यूज करेंगे वहां पे, यहाँ। चलो बताओ भाई। NiCO4, इसमें निकल क्या है, निकल ये तो न्यूट्रल होता है, निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो आया। निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो मतलब आर्गन के साथ क्या आएगा भाई, 4s2 आएगा, 3d8, करेक्ट। होता क्या है, कुछ लॉस हुआ नहीं तो ये भी कहाँ शिफ्ट हो जाएगा इसमें, तो एक्चुअल में ये क्या बनेगा, एक्चुअल में ये D10 हो गया। D10 का मतलब क्या, डी खाली ही नहीं है, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में डी पूरा भरा हुआ है। डी हमारा पूरा फुलफिल है, मतलब एक एस यूज होगा और 3 पे, इसका मतलब इसका हाइब्रिडेशन क्या आने वाला है भाई, sp3, समझे? इसका हाइब्रिडेशन क्या आने वाला है, sp3, क्योंकि सीओ भी तो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। Ni0 का मतलब क्या है, एस के दोनों डी में ट्रांसफर कर दो भाई, D10 दिसको इलेक्ट्रॉन डी में ही दे दो, तो D10 हो गया। और D10 में तो डी खाली ही नहीं रहा, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन DsP2 तो हो नहीं सकता, ये होगा sp3, समझ गए? इसका मतलब sp3 है, टेट्राहेड्रल है, और ये डायामैग्नेटिक है, इसके पास अनपेयर्ड नहीं है, मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है, इतनी सारी चीजें हैं, ठीक है। NiCl4 पता है ना, क्लोरीन एक वीक फील्ड लिगेंड, क्लोरीन पे 4 माइनस आएगा, इस पे 4 प्लस 2 माइनस हट जाएगा। आपको पता है निकल +2 आएगा, निकल +2 का मतलब आर्गन के साथ 4s2 आता है, 3d8, करेक्ट। इसके दो हटा दो, इसके दो हटाओगे तो क्या बचेगा भाई, 3d8। जैसे ही आपका 3d8 आया, आपको पता है ये वीक फील्डिंग है, पेयरिंग वेयरिंग नहीं होना। आपको पता है क्या नहीं होना है, D8 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपके पास दो अनपेयर्ड बच जाएंगे, तो 8 हो गए ना, तो आपके पास दो अनपेयर्ड बच जाएंगे। अब दो अनपेयर्ड बचेगा मतलब ये पेयरिंग हो नहीं पाएगी, क्यों? क्योंकि WFL मतलब ये वीक फील्डिंग है, पेयरिंग नहीं करा पाएगा। पेयरिंग जब नहीं करा पाएगा तो दोनों अनपेयर्ड बचे रह गए, जब बच्चे रहेंगे तो डी खाली नहीं रहा, डी खाली नहीं रहा मतलब sp3 होगा। इसका मतलब sp3 है, टेट्राहेड्रल है, पैरामैग्नेटिक है, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब अप्रॉक्स 2 पॉइंट समथिंग। देखो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे आता है, अगर दो अनपेयर्ड है तो 3 से थोड़ा कम रहेगा, 3 अनपेयर्ड है तो 4 से थोड़ा कम आंसर आएगा। तुम आप इस फार्मूले में रख लो ना, √NN+2, जिसके पास 4 अनपेयर्ड होंगे उसका मैग्नेटिक मोमेंट 5 से थोड़ा कम आएगा, उस फार्मूले में रख के देख सकते हो।
तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो सकता है? जब 5 एम्पीयर हो। 5 एम्पीयर का मतलब 6 से थोड़ा कम, मतलब 6 से ज्यादा या 6 कभी हो ही नहीं सकता मैग्नेटिक मोमेंट, करेक्ट। अब आते हैं पीडी। देखो जैसे ही पीडी आया, आपको पता है ये पीडी है फोर्थ पीरियड का। मैंने कहा सारा मसला किसके साथ है? 3D सीरीज के साथ। 4D आया, 5D आया, आपको लीगेंड देखना ही नहीं, वो स्ट्रॉन्ग की तरह काम करेगा ड्यू टू मोर जेड इफेक्टिव। जैसे ही पैलेडियम आया तो मैं आंख बंद करके बता दूंगा कि ये DsP2 होगा। क्यों? क्योंकि वो पेयरिंग कराएगा। पेयरिंग कराएगा तो इस पे आएगा पैलेडियम+2। पैलेडियम+2 का मतलब आएगा 5s2 और आएगा 3D8। ये आएगा 4D8, आएगा 3D8। क्या आएगा भाई? 5s2 आएगा और 4D8 आएगा, करेक्ट। साथ में नोबल गैस है, नोबल गैस में नहीं गए, दो हट जाएगा, दो ये हटा, तो हमारे पास एक्चुअल में बचेगा D8। जब D8 आएगा तो कैसा होगा भाई? D8 ये है, तो हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन भरना चालू करेंगे, करेक्ट। हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन भरना चालू करेंगे। 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8। आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेंगे। मोलर इफेक्टिव पेयरिंग कराएंगे, पेयरिंग कराएंगे तो डी खाली हो जाएगा। डी जैसे ही खाली होगा तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? DsP2। और जैसे ही DsP2 आया मतलब ये स्क्वायर प्लेनार है, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, मतलब ये डायमैग्नेटिक है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 है। समझे? यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे क्या है भाई? कॉपर किसमें है? यहाँ पे कॉपर दिख रहा है आपको? कॉपर किसमें है? कॉपर यहाँ पे अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, कॉपर+2 में है, करेक्ट। कॉपर+2 का मतलब क्या होता है? कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है भाई? 4s1 3d10, मतलब एस का एक जाएगा, डी का एक जाएगा, मतलब हमारे पास फाइनली D9 बचेगा, करेक्ट। जैसे ही D9 आएगा, जैसे ही आपका क्या आएगा भाई? D9 आएगा तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे D9? चलो, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिए, एक 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 इसको दिए, ठीक। अब तो डी खाली नहीं रहा, तो ये क्या करता है? ये एस पी, ये एक साइड कर जाता है किधर? इस पी में, तो हमारा ये डी खाली हो जाता है, तो हमारा हाइड्रेशन क्या आ जाता है भाई? हमारा हाइड्रेशन हो जाता है DsP। ये आप ऐसे भी देख सकते हो। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, अमोनिया भी एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये DsP2 होगा, ठीक है। DsP2 होगा। बस जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ 0 था इसलिए sp3 हो गया, क्योंकि इसके दोनों इलेक्ट्रॉन डी में चले गए, वो D10 हो गया। ठीक है, तो DsP2 है, स्क्वायर प्लेनार है, एक अनपेयर्ड है, मतलब पैरामैग्नेटिक है, अंडर रूट n+2, मतलब 1 × 1+2, मतलब √3 का मतलब 1.732। इसका मतलब इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है? 1.732 बोहर मैग्नेटॉन, ठीक। अब आते हैं FeCO4 2-। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा? FeCO4 2-, आपको पता है ये न्यूट्रल है, तो आयरन पे क्या आएगा भाई? आयरन पे 2 माइनस आएगा, करेक्ट। आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा भाई? 4s2 3d6, करेक्ट। आपको पता है -2 है, -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गए, 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गए, मतलब D8 कर दो, मतलब इसका मतलब है कि देखो CO एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिंक, एस का 2 इसमें जम करा दो, जम करा दो का मतलब D10 हो जाएगा। समझ रहे हो ना? क्योंकि आयरन कितना होता है भाई? 26। नोबल गैस तो क्या होती है? 18 ही होती है। 26 और 2 कितना होगा? 28। 28 का मतलब आर्गन तो 18 है, बचे 10, तो 10 का मतलब D10 में ही जाएंगे ना। तो जैसे ही D10 हुआ तो ये वाला केस आ गया। देखो D10, D10 का मतलब sp3, मतलब टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का कोई अनपेयर्ड नहीं, मतलब ये ट्राइहेड्रल का मतलब इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 है, समझ गए? चलो, इसको बताओ। FeCO5 क्या होगा भाई? आयरन पेंटा, चलो आयरन क्या होता है भाई? क्या होगा बताओ जल्दी। आयरन क्या होगा? आयरन होगा, पता है, 4s2 3d6, करेक्ट। ये तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है क्योंकि सी और न्यूट्रल है। सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? इसमें D8। पता है D8 कैसा भरा जाएगा भाई? पेयरिंग के साथ भरा जाएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाला केस है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मतलब मेरा एक डी खाली है। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, पता नहीं है कौन वाला केस है? ये केस है DsP3 वाला, ठीक है। जैसे ही मुझे इनर डी खाली मिलेगा तो डी पहले आ जाएगा। 5 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो या तो sp3d होगा या DsP3। समझो ये DsP3 क्यों है? क्योंकि एक मुझे खाली मिल, कोई अनपेयर्ड नहीं, मतलब ये डायमैग्नेटिक। sp3 आपने पढ़ा ट्राइगोनल
बाई पिरामिडल, करेक्ट। इसकी ज्योमेट्री बने ना ट्राइगोनल बाई पिरामिड। चलो इस पे आते हैं। अमोनिया, अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और पता है ना निकेल प्लस टू है, निकेल प्लस टू का मतलब क्या आएगा भाई? 4s2 3d8। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? S2 S के दो हटा दो, क्या आया भाई? D8। क्या शॉर्टकट? D8, D9, D10, ऑलवेज आउटर और वाइटल कॉम्प्लेक्स, ऑलवेज आउटर और वाइटल कॉम्प्लेक्स, तो ये होगा sp3d2। बेरिंग वेरिंग नहीं होगी, समझ गए? बेरिंग वेरिंग नहीं होगी। D8, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने अनपेड है भाई? दो, दो अनपेड रहेंगे। समझ गए? समझ गए? D8 आउटर और वाइटल कॉम्प्लेक्स। चलो, दो अनपेड है, पैरामैग्नेटिक है, दो अनपेड का मतलब 2.9 के आसपास इसका मैग्नेटिक मोमेंट है। देखो क्या है ये भाई? ये है कोब इरिडियम। इरिडियम कहाँ आता है भाई? इरिडियम कहाँ आता है? कोबाल्ट, उसके बिलो रोडियम, उसके नीचे इरिडियम, मतलब ये तो 5D सीरीज का है। 5D सीरीज और 4D सीरीज में हमें तो लिगेंड देखना ही नहीं है। लिगेंड देखना ही नहीं मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेंगे चाहे कुछ भी लगाओ। मतलब कोबाल्ट वाली फैमिली का है, मतलब क्या आएगा? इरिडियम +3 आएगा, क्योंकि 6 - 6 प्लस देगा और 3 यहाँ से हट जाएगा। कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है भाई? कोबाल्ट का होता है 4s2, तो ये उसके दो नीचे तो 6s2। कोबाल्ट का होता है 3d7, तो इसका कितना होगा भाई? 3 4d 5d7, तीन निकल गए, तीन निकल गया मतलब d6। d6 का मतलब मैं पता है ये मोर जेड इफेक्टिव ज्यादा होने की वजह से सब के सब पेयरिंग हो जाएंगे। d6 का मतलब क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेगा, पेयरिंग हो जाएगा और 2d खाली मिलेगा। जैसे ही 2d खाली मिला आपको, जैसे 2d खाली मिला, इसको क्या बोलते हैं? D2sp3, मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। पैरामैग्नेटिक नहीं है, डायमैग्नेटिक। अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो है, मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है। समझ रहे हो? A4 Fe क्या होगा भाई? 4 + से 4 - 6 - से 6 प्लस, तो आयरन में +2 आ रहा है। आयरन पे क्या आ रहा है? +2 आएगा, मतलब क्या होगा भाई? 4s2 3d6। एस का 2 जाएगा तो क्या बचेगा? D6। आपको पता है ना CN एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। मैंने कहा ना 4 5 6, इन चारों में हमें लिगेंड देखना रहता है तब जब वो 3D सीरीज का हो। सेंट्रल मेटल जब 3D सीरीज का होगा तब स्ट्रॉन्ग वीक देखना नहीं, देखना ही नहीं। D6 क्या है भाई? और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जैसे D6 आएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा, सबको पता है पेयरिंग हो जाएगी। सेम केस यही वाला, सेम सेम सेम, दो खाली है। सेम सेम D2sp3, कुछ भी फर्क नहीं। चलो इस पे आते हैं। हाँ ये मस्त है, ये बढ़िया है। इसका आंसर बता दो तो। इसका आंसर बता दो क्या होगा? sp3d2 होगा। कोबाल्ट है, वाटर है। वाटर आपको पता है जनरली क्या होते हैं? वाटर तो वीक फील्ड लिगेंड काम करते हैं। बताओ क्या होगा? अगर ये वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या sp3d2 होगा? क्या इसका आंसर D2sp3 होगा? हमको पता है यहाँ कोबाल्ट किसमें? कोबाल्ट +3 में। कोबाल्ट +3 की साइज बहुत छोटी होती है, मतलब जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा हो, चार्ज ज्यादा, और +3 है, और साइज छोटी है, मतलब चार्ज टू साइज रेशियो को हम क्या बोलते हैं भाई? पोलराइजिंग पावर। इसका मतलब है इसका जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा है, मतलब इसकी पोलराइजिंग पावर बहुत अच्छी है, इसलिए अच्छा है। अब तुम्हें क्या लग रहा है? पोलराइजिंग पावर इसकी बहुत ज्यादा है, बढ़ी हुई है। क्यों? क्योंकि इसकी साइज क्या है? घटी हुई है। क्यों? क्योंकि इसका जेड इफेक्टिव बढ़ा हुआ है, क्योंकि चार्ज इस पे बहुत ज्यादा है। इसलिए इसकी साइज छोटी होने की वजह से, इसका स्ट्रॉन्ग जेड इफेक्टिव होने की वजह से ये एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड काम करने लगता है। मतलब वाटर CO+3 के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करता है। इसका मतलब है कि अगर ये कोबाल्ट +3 है तो 4s2 3d7 लिखना पड़ेगा मुझे, साथ में आर्गन, तो सबको पता है। 3 प्लस का मतलब एस का 2 जाएगा और डी का 1 जाएगा, तो D6 बचेगा। तो तुमने पढ़ा जैसे ही D6 आया और ये स्ट्रॉन्ग की तरह काम करने लगेगा तो सब के सब पेयर्ड हो जाएंगे और कुछ नहीं, दो बच जाएगा। इसका मतलब सेम, ये तीनों एक जैसे। डायामैग्नेटिक, नॉन पेड, मैग्नेटिक मोमेंट जीरो, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और D2sp3। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और D2sp3 कोबाल्ट +3 के साथ वाटर। लेकिन अगर तुमसे कहा जाए कोबाल्ट +2 हो तब उसके साथ नहीं काम करेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। समझिए, कोबाल्ट +3 के साथ ही वो
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करता है। समझ गए, ये थी हमारी वैलेंस बॉन्ड थियरी। समझ आया? एक बार रिकैप कर ले। हाँ, क्या है भाई? अगर सेंट्रल मेटल थ्री डी सीरीज, कहाँ का थ्री डी सीरीज, तो हमें वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड को देखना। जैसे ही सेंट्रल मेटल फोर डी फाइव डी पे गया, उसके साथ कुछ भी लगाओ, वो स्ट्रॉन्ग का काम करता है, क्योंकि नीचे जाने पे जेड इफेक्टिव पड़ता है। ठीक। और एक चीज, अगर D1 D2 D3 कॉन्फ़िगरेशन, तो D1 D2 D3 तक तो लास्ट के दो डी खाली ही मिलेंगे हमेशा आपको, इसका मतलब वो ऑलवेज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। लेकिन जैसे ही D8 आया, D9 आया, D10 आया, तो लास्ट के दो खाली मिलेंगे ही नहीं हमें। इसका मतलब है कि वो हमेशा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होंगे, तो वहां पे भी लिगेंड है। D1 D2 D3 D4 D8 D9 D10, D1 D2 D3 इनर, D8 D9 D10 आउटर। सिर्फ देखना कहाँ है, D4 D5 D6 D7। ठीक। इसमें हमें लीगेंड देखना है कि स्ट्रॉन्ग है कि वीक। और एक ये वाला केस है एक्सेप्शनल, इसको आप याद रखें, कोबाल्ट +3 के साथ, 2 के साथ नहीं, +3 के साथ वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करते हैं। तो ये था हमारा, फटाफट हमने क्या किया, हमने वैलेंस बॉन्ड थियरी पढ़ी। ठीक है, इसके सारे क्वेश्चन है आपके, इसमें मैग्नेटिक मोमेंट पूछ सकता है, इसमें आपका फैराडाई पूछ सकता है। ठीक है, इनर है कि आउटर है, सब कुछ आप बता सकते हो, मतलब निकेल कॉपर जिंक। समझ गए? अगर आपको कॉपर दिख जाए, कॉपर के साथ निकेल के साथ और जिंक के साथ, ये हमेशा आउटर ही हो, क्योंकि ये D8 D9 D10 में ही पाए जाते हैं। समझ गए? कॉपर निकेल जिंक तो हमेशा कहीं भी दिख गया, समझ जो आउटर ही इनर होंगे। ठीक है, चलो ये था हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कैसा लगा भाई? ठीक था? सब रिवीजन हो गया? चलो आज के लिए इतना ही।